हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारतीय विदेश नीति का पार्ट 1। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो लोग ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय विदेश नीति का पार्ट 2, जिसके तहत हम लोग देखेंगे इसके उद्देश्य के बारे में कि भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, किस लिए भारतीय विदेश नीति बनाई गई। कल की वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था कि भारत की जो विदेश नीति है एक तरह से यह उदारवादी प्रकृति की है कि किसी भी देश के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भारतीय विदेश नीति को अप्लाई किया जाता है। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य आज का टॉपिक है भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य, और इसके तहत हम लोग देखेंगे इसका जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के बारे में बात की गई है कि नीति निर्माण की स्वायत्तता को बनाए रखना। नीति निर्णयन की स्वायत्तता को बनाए रखना। ठीक है, देखिए मेरा मोटिव होता है आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर करना है। जो चीजें एक्सप्लेन करने लायक है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना मैं लिखता चला जाऊंगा, आप लोग भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे नीति निर्णय की स्वायत्तता को बनाए रखना मतलब कि अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है नीति से रिलेटेड तो उसकी स्वायत्तता मतलब अपनी क्षमता बनाए रखना कि अपने आप के अलावा किसी की बातें ना सुनना नीति के निर्णय में। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग व समर्थन। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग व समर्थन। सहयोग व समर्थन। भारत के विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है इसे क्या करना, इस अभियान को खिलाफ, जो आतंकवाद फैला है उसके खिलाफ जो वैश्विक अभियान चलाया जा रहा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उसे सपोर्ट करना। ठीक है, इसका सपोर्ट बराबर उसे मिलता रहता है भारतीय विदेश नीति का। तीसरा है P5 समूह के देशों के साथ P5 समूह के देशों के साथ घनिष्ठता से कार्य करना। घनिष्ठता से कार्य करना तथा विश्व की महाशक्तियों महाशक्तियों, जैसे महाशक्ति का मतलब है विश्व के ऐसे देश जो महाशक्ति के रूप में उभर चुके हैं। कौन कौन से हैं वो देश हमारे? अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, जापान, अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, जापान, रूस, चीन, रूस, चीन आदि के साथ सामरिक समझौते करना। आदि के साथ सामरिक समझौते करना मतलब जो महाशक्तियां हैं इनके साथ सामरिक मतलब युद्ध संबंधी समझौते करना भारत का प्रमुख लक्ष्य होता है विदेश नीति के तहत। चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चौथे पॉइंट में बात की गई है पड़ोसी देशों को सुदृढ़ करना। क्योंकि आप सब लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि भारत को पड़ोसी देशों से बड़े भाई का दर्जा मिला है, तो इसलिए पड़ोसी देशों को सुदृढ़ करना भारत का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो पड़ोसी देशों को सुदृढ़ करना,
सुदृढ़ करना, एक दूसरे को सहयोग पहुंचाने की भावना से कार्य करना, एक दूसरे को सहयोग पहुंचाने की भावना से कार्य करना। पड़ोसी जो देश है उनको सुदृढ़ करना, मतलब उन्हें मजबूत करना, स्ट्रांग करना। किस क्षेत्र में? चाहे सामरिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, उसमें पड़ोसी देशों की हेल्प करना। एक तरह से अगर देखें तो ये बात की गई है। तो ये 4 पॉइंट थे। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बात करेंगे 5वें पॉइंट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, लिखने की जरूरत है। आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाएंगी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। 5वें पॉइंट में क्या बात की गई है? भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य में सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने, सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास करना, तथा पाकिस्तान में कार्यरत आतंकवादी ढांचे को समाप्त करना, तथा पाकिस्तान में कार्यरत आतंकवादी ढांचे को समाप्त करना। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए भारत का जो उद्देश्य है वह सीमा पार चाहे जितने आतंकी संगठन हो या आतंकवाद हो उसे समाप्त करने का इसे लक्ष्य रखा गया है, वह प्रयास कर रहा है। और पाकिस्तान में जो कार्यरत आतंकवादी ढांचे हैं उनको समाप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। और यह बात कही गई है जब भारत के विदेशी नीति में, तो पाकिस्तान को लाइटली नहीं लिया जा सकता। वहां पर आतंकवादियों का सरगना भी पाया जाता है, तो वहां से आतंकवादी काफी सारे निकल के आते हैं। आप लोग आए दिन जम्मू कश्मीर में देखते रहते हैं कैसे आतंकियों का अटैक होता है। आइए बात करते हैं 6वें पॉइंट के बारे में। भारत की एक्ट ईस्ट नीति, पूरब की ओर देखो, समझेंगे इसे। भारत की एक्ट ईस्ट नीति, पूर्व की ओर देखो। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो को और पुष्ट करना, और पुष्ट अर्थात मजबूत करना, और पुष्ट करना, तथा आसियान साझा हितों की आसियान साझा हितों की प्रगति के लिए सहयोग करना। प्रगति के लिए सहयोग करना इंपॉर्टेंट। भारत की एक्ट ईस्ट नीति जो है, पूरब की ओर देखो, यह इस वे में बोली गई है कि भारत को विकास करने के लिए या फिर नई चीजें सीखने के लिए पूर्व की ओर अर्थात यूरोप की तरफ देखने के लिए बोला गया। कि यूरोप से हम लोग देखते हैं कि जो हमारी वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर अर्थात आपकी जो पूर्वी, एक तरह से देखा जाए नहीं, पूर्वी जो हम लोगों की क्या है संस्कृति है उसे अपनाया गया। हम लोगों ने क्या किया है, क्या कहते हैं इसको, जितने भी हम लोगों ने नई नई चीजें सीखे हैं, नई नई चीजें हम लोगों ने सीखा है, वो पूर्व की ओर अर्थात यूरोप की तरफ से आई हैं। इसलिए इसके विदेश नीति में ही यह कह दिया गया, एक्ट ईस्ट नीति रख दी गई है, पूर्व की ओर देखो की भावना रख दी गई है कि अगर हमें विकास करना है तो उसकी तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे लास्ट में वीडियो के कि नरेंद्र मोदी जी ने इस लुक ईस्ट, इसे पता है एक्ट ईस्ट नीति को ही चेंज करके नए नाम से उन्होंने क्या किया, डिफाइन कर दिया। समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आगे। आइए बात, बस इसे ये याद रखिए कि पूर्व की ओर देखो कि प्रकृति
किस वे में बोली गई है कि विकास को लेकर बोली गई है। ठीक है, 7वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। 7वां पॉइंट है G20 तथा यूरोपीय समुदाय। G20 तथा यूरोपीय समुदाय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग व संबंध को बढ़ावा देना। सब आप लोग जानते होंगे कि G20 किसे कहते हैं। इसमें तथा यूरोपीय समुदाय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग व संबंध को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं 7 पॉइंट आप लोग सही तरीके से देख चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे भारत का गुजराल सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। भारत का गुजराल सिद्धांत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुजराल सिद्धांत क्यों नाम पड़ा और क्या बात की गई है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 1996 में देवगौड़ा के विदेश मंत्री देवगौड़ा का मतलब यह है कि देवगौड़ा उसमें प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। ठीक है, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन के बाद हटा दिया गया था, वो अपनी पूर्ण बहुमत नहीं साबित कर पाए थे, तो HC देवगौड़ा को बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर। तो इन्हीं के टाइम में जो विदेश मंत्री थे IK गुजराल ने किया। मतलब इस सिद्धांत का प्रतिपादन HC देवगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री IK गुजराल ने किया था। क्या यह सिद्धांत इस बात की वकालत करता है यह सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायत दे। अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायत दे। मतलब आप लोग देखेंगे कि एशिया में जो दक्षिणी एशिया है उसमें सबसे बड़ा देश भारत है, तो इसके आस पड़ोस में जो छोटे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उन्हें एक तरफा रियायत दे, चाहे बिजनेस से संबंधित हो चाहे जिससे संबंधित हो, उन्हें एक तरफा रियायत दिया जाए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, भारत उनसे प्रॉफिट लेने की कोशिश ना करे। यह बात किसमें की गई? गुजराल सिद्धांत के तहत यह बात की गई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का परमाणु सिद्धांत। भारत का परमाणु सिद्धांत कैसे यूज करना है, कब नहीं करना है, किसके साथ करना है, सब हम लोग देखेंगे। भारत का परमाणु सिद्धांत पहला पॉइंट, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है? पहले उपयोग नहीं। पहले उपयोग नहीं। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जब तक हमारे अगेंस्ट वाली कंट्री या दुश्मन की तरफ से एटम बम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तब तक हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। यह कहा गया है
पहले ही सिद्धांत में परमाणु के कि पहले उपयोग नहीं किया जाएगा। परमाणु बम का अगर हमला होता है तभी भारत इसके प्रत्युत्तर में क्या करेगा, ये अपना चलाएगा यह हथियार, और उस समय ऐसा आघात किया जाएगा कि जो हमारा विपक्षी पक्ष है, जो हमारा दुश्मन है, उसको असह्य क्षति हो। इस हिसाब से किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले उपयोग नहीं, भारत कभी भी पहले परमाणु बम का उपयोग नहीं करेगा। पहले हमले के परमाणविक प्रत्युत्तर, पहले हमले के परमाणविक प्रत्युत्तर अत्यंत सघन होगा, अत्यंत सघन होगा, अत्यंत सघन होगा, और इसे इस प्रकार संचालित किया जाएगा, और इसे इस प्रकार संचालित किया जाएगा कि शत्रु पक्ष को अस्वीकार्य क्षति हो। अभी मैंने इस बारे में बात की थी कि शत्रु पक्ष को अस्वीकार्य क्षति हो। सॉरी, देखिए इसमें बात की गई कि भारत पहले तो परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। अगर कोई भी देश भारत के अगेंस्ट में, भारत के ऊपर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो भारत इसके प्रत्युत्तर में जो हथियार उठाएगा परमाणु का, वो इतना सघन होगा कि जो हमारा शत्रु पक्ष है उसे अस्वीकार्य क्षति होगी। अस्वीकार्य क्षति का मतलब है कि उसे पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। इस हिसाब से इसको क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वही बात है कि हमें पहले तो छेड़ो ना, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात हो गई भारत की। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है, परमाणु शक्ति पर प्रधानमंत्री का अधिकार रहता है। परमाणु शक्ति पर प्राइम मिनिस्टर का अधिकार होता है। आप लोग देखते होंगे कि सेना से रिलेटेड जितने भी हथियार या फिर जेट या वायुयान होते हैं उन सब पर किसका अधिकार होता है, सैन्य अधिकारियों का। लेकिन परमाणु बम एक ऐसा हमारा हथियार है जिस पर प्राइम मिनिस्टर का अधिकार होता है। प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे तभी उसका यूज किया जा सकता है, वरना सेना की तरफ से इसका यूज नहीं किया जा सकता बिना इनसे ऑर्डर लिए। ठीक है, ये जहां तक है सही पॉइंट है। चौथा, गैर परमाणविक देशों पर कभी प्रयोग नहीं। गैर परमाणविक देशों पर कभी प्रयोग नहीं। मतलब ऐसी कंट्री जहां पर यह नहीं पाया जाता परमाणु बम, उस पर भारत कभी इसका प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन एक पॉइंट बाद में कहा गया कि अगर वह कंट्री जैविक हथियारों का उपयोग करता है या रासायनिक हथियारों का, तब उसके प्रत्युत्तर में परमाणु हथियार का प्रयोग भारत कर सकता है। लेकिन भाई देवे, अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास परमाणु बम का हथियार नहीं है, उस पर भारत कभी परमाणु हथियार नहीं यूज कर सकता। ठीक है, यह परमाणु सिद्धांत में बात की गई है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे जो अभी मैंने बात की, परंतु गैर परमाणविक देशों पर कभी प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु जैविक या रासायनिक, जैविक या रासायनिक अस्त्रों के प्रत्युत्तर में, अस्त्रों के प्रत्युत्तर में परमाणु अस्त्र प्रयोग किया जाएगा। परमाणु अस्त्र प्रयोग किया जाएगा कि अगर ऐसा देश जिसके पास परमाणु अस्त्र नहीं है लेकिन वह
या फिर रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग करता है तो इसके प्रत्युत्तर में भारत परमाणु अस्त्र का प्रयोग कर सकता है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें परमाणु के सिद्धांत से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसे आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी में तो एकदम श्योर है क्वेश्चन यहां से आना। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है इसका, भारत की एक्ट ईस्ट नीति। अभी मैंने बात की थी, ठीक है, एक्ट ईस्ट नीति। अब बात आएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। 2014 में मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट नीति को उत्क्रमित कर एक्ट ईस्ट बना दिया। ठीक है, पहले यह कहा जाता था कि भारत के लिए लुक ईस्ट नीति आई थी कि पूरब की ओर देखो, लेकिन इसे क्या कर दिया गया, बाद में एक्ट ईस्ट बना दिया गया। ठीक है, कि पूरब की नीति सिर्फ हमें सीखना है, उसकी तरफ देखना नहीं है हमें कि अगर वही कुछ बताएगा तो हम नया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह मोदी सरकार द्वारा 2014 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। 2014 में क्या किया गया था, मोदी सरकार द्वारा लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट बना दिया गया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लुक ईस्ट पूरब की ओर देखो। जो ये लुक ईस्ट नीति थी हमारी, यह किसके सरकार में अपनाई गई थी और कब अपनाई गई थी, तो यह की गई थी लुक ईस्ट की शुरुआत कहां से की गई, 1992 में। 1992 में तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की थी। समझ रहे हैं आप लोग, इसे समझते हैं। पहले क्या था कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, कब, 1992 में, तो इन्होंने एक नीति लागू की भारत के लिए। कौन सी, लुक ईस्ट नीति की, पूरब की ओर देखो, मतलब पूरब से आई हुई संस्कृति और वहां की सभ्यता तथा उसके साथ साथ उसके विकास प्रक्रिया को, उस ढांचे को पूरी तरह से भारत में अपनाया जाए, जिससे कि भारत क्या कर सके, ग्रो कर सके। लेकिन यह प्रक्रिया जब 1992 से चलती रही तो आज तक 2014 में आकर ऐसा लगा कि हम लोग पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाएंगे। तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी, कब, 2014 में, तो इन्होंने क्या किया कि इस नीति में से जो लुक शब्द था उसे हटा दिया गया, कि पूरब की ओर देखो की बजाय पूरब की नीति कर दिया, और उसका नाम क्या रख दिया, लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट कर दिया गया। एक्ट ईस्ट का मतलब है कि पूर्व की नीतियां, तो मतलब वहां से हम लोग चीजें सीखेंगे लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से इस नीति को पूरी तरह से जो 1992 से लागू की गई थी, अगर हम लोग देखें तो इसका टाइम पीरियड कम से कम 25 से 30 साल के एबव में हो चुका था। तो इसे चेंज करना कंपलसरी भी था, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि इसे पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने
भारत की विदेश नीति पूरी तरह से 2 वीडियो में कवर कर ली। और आज मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो ये चैप्टर चल रहा था, जो सब्जेक्ट पॉलिटी, आज पूरी तरह से कवर हो गया है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आप लोगों को लगे कि नहीं पढ़ाया गया है। अगर ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो चैप्टर फिर से लेके आऊंगा। टोटल 72 या फिर 78 के करीब इसके चैप्टर आ चुके हैं भारतीय संविधान के, पॉलिटी के। हर एग्जाम में इसकी अपनी महत्ता है और यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हुए आए हैं। मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक, एनसीईआरटी प्लस अपना सेल्फ नोट्स जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मिलाकर बनाया गया था, तीनों मिक्स करके मैंने नोट्स प्रिपेयर किया था और उसी नोट्स से मैंने आप लोगों का नोट्स तैयार करवाया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन हम लोगों का पिछले 1.5 महीने से चल रहा था, पूरी तरह से आप लोग देखे होंगे और नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आएगा आप लोग कमेंट करेंगे, उस हिसाब से मैं लेके आऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन काफी लोगों का कहना है कि हिस्ट्री स्टार्ट करें। आप लोग जो कहेंगे वो सब्जेक्ट में लेके आऊंगा और फिर आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए, वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए स्टडी विद आंसू चैनल के साथ, हमारे साथ। ठीक है, जिस तरह से आप लोग मेरे साथ प्यार बनाए हुए हैं, तो मैं भी पूरी कोशिश करके आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं पिछले सारे वीडियो आप लोगों को सही लग रहे होंगे। जो लोग नए हो उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको भारतीय संविधान का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होगा, पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेके भारतीय विदेश नीति तक एक भी चैप्टर आप लोगों का नहीं छूटेगा। सारे चैप्टर आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे भारतीय संविधान के, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को मिक्स करके बनाया गया है। तो सारे नोट्स आप लोग प्रिपेयर करिए एक एक वीडियो देख के। और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी किससे? इंडियन जियोग्राफी से। तो इंडियन जियोग्राफी में भी आपके 10 से 11 लेक्चर पड़े हैं, उसे भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट था छोटे एग्जाम के लिए मैंने उतना बता दिया था, बाकी चीजें हम लोग कभी और देखेंगे, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो हम लोग छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में भी आपके कम से कम आई थिंक 20 लेक्चर हो चुके थे, तो उसे भी आप लोग देख के नोट्स प्रिपेयर करिए, जिससे कि जब वो सब्जेक्ट हम लोग शुरू करें तो जो लोग नए हों वो उसे ना देखे हों। इसलिए तीनों सब्जेक्ट जैसे कि इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और पॉलिटी, भारतीय संविधान पूरी तरह से कवर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं से भी आप लोग क्वेश्चन उठाएंगे, कोई भी पेपर उठाएंगे, इन वीडियो से बाहर आप लोगों को नहीं मिलेगा। रही बात इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी की, तो उसके एक में 11 और एक में 20 लेक्चर आए हैं, उन्हें भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा उस हिसाब से मैं सब्जेक्ट लेके आऊंगा, या फिर हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।